कभी आपने सोचा है अगर एक दिन पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए तो दुनिया का क्या होगा? ना बिजली बचेगी, ना इंटरनेट, ना कोई मशीन काम करेगी और इंसान धीरे धीरे मरने लगेंगे। पहले लोग अचानक सड़कों पर गिरकर मरने लगते हैं, फिर आसमान से खतरनाक बिजली गिरने लगती है और पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। साइंटिस्ट्स जब इसकी वजह पता करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का कोर धीरे धीरे रुक चुका होता है और अगर इसे दोबारा चालू नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। अब दुनिया को बचाने के लिए कुछ लोगों को जाना होगा धरती के अंदर, एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई इंसान जिंदा नहीं पहुंचा, लेकिन नीचे उनका सामना होगा ऐसी गर्मी, ऐसे दबाव और ऐसे खतरों से जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया का अंत बन सकती है। कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक शहर से होती है, जहां अचानक सैकड़ों लोग रहस्यमयी तरीके से मर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है। उधर प्रोफेसर जोश कीज अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है। तभी अचानक दो सैनिक वहां आते हैं और उसे तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जोश को एक सीक्रेट जगह पर ले जाया जाता है जहां कई बड़े वैज्ञानिक पहले से मौजूद होते हैं। वहां उन्हें उन लोगों की बॉडीज दिखाई जाती हैं जो अचानक मारे गए थे। सभी लोग यही सोच रहे थे कि शायद किसी दुश्मन देश ने कोई खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया है, लेकिन बॉडीज को देखकर जोश समझ जाता है कि मामला कुछ और है। वह बताता है कि मरने वाले लगभग सभी लोगों के शरीर में पेसमेकर लगे हुए थे और उनकी मौत एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से हुई है। जोश कहता है, दुनिया में अभी ऐसी कोई मशीन नहीं है जो एक साथ इतने लोगों को मार सके। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उधर लंदन में अचानक हजारों पक्षी दिशा खो देते हैं और इमारतों से टकराकर मरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी अजीब घटनाएं लगातार होने लगती हैं। जोश जब इन सभी घटनाओं को ध्यान से देखता है तो उसे एक कनेक्शन समझ आता है। हर घटना का संबंध पृथ्वी की कमजोर होती मैग्नेटिक फील्ड से था। उधर अंतरिक्ष से लौट रही स्पेस शटल अचानक कंट्रोल खोने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने की वजह से उसके सारे नेविगेशन सिस्टम्स खराब हो जाते हैं। अब शटल तेजी से लॉस एंजलिस शहर की तरफ गिर रही थी। अगर वह शहर पर क्रैश हो जाती तो लाखों लोग मर सकते थे, लेकिन कमांडर बैक बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए शटल को शहर की एक नहर में उतारने का फैसला करती है। रास्ते में कई पुल थे और इतनी बड़ी शटल को वहां लैंड कराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन पायलट रैट अपनी शानदार स्किल्स से शटल को सेफली लैंड करा देता है। इसके बाद जोश एक मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर कॉनराड जिमस्की से मिलता है। जोश उसे अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाता है। जिमस्की जैसे ही रिपोर्ट पढ़ता है वह तुरंत समझ जाता है कि मामला कितना खतरनाक है। वह तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में जोश सभी अधिकारियों से कहता है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ही हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है और यह फील्ड पृथ्वी के अंदर मौजूद मोल्टन कोर के घूमने से बनती है, लेकिन अब पृथ्वी का कोर घूमना बंद कर चुका है। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अगर कोर पूरी तरह रुक गया तो पृथ्वी धीरे धीरे रहने लायक नहीं बचेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उसके बाद दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ जाएंगे, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, यहां तक कि पूरी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी और सबसे खतरनाक बात, सूरज की खतरनाक रेडिएशन सीधे धरती पर आने लगेगी, जो कुछ ही समय में पूरी मानव जाति को खत्म कर देगी। तब मेजर थॉमस पूछता है, अगर समस्या इतनी बड़ी है तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? जोश गंभीर आवाज में जवाब देता है, हम इसे आसानी से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें धरती के अंदर करीब 2800 किलोमीटर नीचे जाना होगा, जहां तापमान लगभग 9000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई मेटल मौजूद नहीं है जो इतनी गर्मी और दबाव को झेल सके। तभी अचानक डॉक्टर जिम्स्की बोलता है, शायद मेरे पास इसका एक तरीका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिम्स्की कुछ लोगों को लेकर डॉक्टर एड ब्राज ब्रेजलटन के पास पहुंचता है। ब्राज एक जीनियस साइंटिस्ट था जिसने एक हाई हीट लेजर ड्रिल मशीन बनाई थी। साथ ही उसने एक बेहद पावरफुल हीट एब्जॉर्प्शन डिवाइस भी तैयार किया था जो किसी भी तापमान को झेल सकती थी। ब्राज सभी को अपनी लेजर ड्रिल मशीन दिखाता है और देखते ही देखते वो मशीन पूरे पहाड़ को मक्खन की तरह काट देती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ब्राज अपने बनाए हुए खास मेटल का टेस्ट दिखाता है। वो एक चूहे को मेटल बॉक्स के अंदर रखता है और उस पर हाई टेम्परेचर लेजर गन चलाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बॉक्स के अंदर बैठे चूहे को एक खरोंच तक नहीं आती। टेस्ट सफल होने के बाद ब्राज सबको बताता है कि इस खास मेटल का नाम ऑक्टेनियम है। इस मेटल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह हीट और प्रेशर को एब्जॉर्ब करके एनर्जी पैदा करता था। इसके बाद ब्राज अपने शिप का मॉडल दिखाते हुए मेजर से कहता है,
मैं इस शिप को सिर्फ 3 महीनों में तैयार कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे $50 अरब चाहिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेजर तुरंत इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद सीन फिर बदलता है। अब हम मिलते हैं मिस्टर फ्रैंक से, जो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर माना जाता था। FBI उसे पकड़कर मेजर के सामने लाती है। मेजर फ्रैंक से कहता है कि इंटरनेट पर फैल रही अर्थ की कमजोर होती मैग्नेटिक फील्ड वाली खबरों को कंट्रोल करे। फ्रैंक इस काम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कमांडर रेबेका बैकचाइल्ड्स को स्पेस शटल को सुरक्षित लैंड कराने के लिए सम्मानित किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही उसे एक नया मिशन भी दिया जाता है, धरती के अंदर जाने का मिशन। मेजर थॉमस रूबेला को उसके क्रू मेंबर्स से मिलवाता है। इस मिशन में कुल 5 बेहद जरूरी लोग शामिल थे और पूरी टीम को लीड करने वाली थी रूबेला। इसके बाद डॉक्टर ब्राज दुनिया भर के बेहतरीन साइंटिस्ट्स को इकट्ठा करके अर्थ के कोर तक पहुंचने वाला शिप तैयार करने लगता है। उस शिप में कुल 6 कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। ब्राज ने शिप को कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि अगर मिशन के दौरान किसी हिस्से में दिक्कत आए तो वो हिस्सा अपने आप शिप से अलग हो जाए। दिन बीतते जाते हैं और सभी क्रू मेंबर्स लगातार शिप चलाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। शुरुआत में वो बार बार फेल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर कहानी हमें 3 महीने बाद लेकर जाती है। अब पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर हो चुकी थी। दुनिया भर में थंडरस्टॉर्म्स बढ़ने लगे थे। कई शहरों में बड़े स्तर पर तबाही मच चुकी थी और आखिरकार डॉक्टर ब्राज शिप को लॉन्च के लिए तैयार कर देता है। इसके बाद टीम समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच पर पहुंचती है। यहीं से उनका मिशन शुरू होने वाला था। इस मिशन में शामिल थे डॉक्टर ब्राज, जिसने शिप बनाया था, डॉक्टर जोश, जो नेविगेशन सिस्टम्स के एक्सपर्ट थे, डॉक्टर जिम्स्की, जो जियोलॉजी के मास्टर थे, एस्ट्रोनॉट पायलट रेबेका, और सर्ज लेविक, जो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपर्ट था। उनका प्लान था अर्थ के कोर तक पहुंचकर न्यूक्लियर ब्लास्ट करना, ताकि कोर दोबारा घूमना शुरू कर दे। मिशन शुरू होते ही शिप तेजी से नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी शिप से निकल रही फ्रीक्वेंसीज की वजह से वेल्स उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। रूबेला तुरंत ये बात कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करती है। कुछ देर बाद टीम लगभग 27,000 फीट नीचे अर्थ के अंदर प्रवेश कर जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इतनी गहराई में जाने के बावजूद शिप को कोई डैमेज नहीं हुआ था और टीम सफलतापूर्वक कोर की तरफ आगे बढ़ती रहती है। लगातार 12 घंटे के सफर के बाद वे लोग लगभग 700 मील नीचे पहुंच जाते हैं। तभी अचानक उनकी स्क्रीन पर अजीब सी काली जगह दिखाई देती है। किसी को समझ नहीं आता कि अर्थ के अंदर ये खाली जगह आखिर क्या है। तब जोश कहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जगह पूरी तरह हॉलो है। ये सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। अचानक शिप उस खाली जगह में गिरने लगता है, लेकिन असल में वो जगह एक विशाल क्रिस्टल केव थी। शिप तेजी से नीचे गिरता है और तभी एक बड़ा क्रिस्टल शिप के अगले हिस्से में घुस जाता है, जिसकी वजह से शिप वहीं फंस जाता है। अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि लेजर से उस क्रिस्टल को काटना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें खुद बाहर जाकर रास्ता साफ करना पड़ता है। ब्राज और कुछ क्रू मेंबर्स शिप से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान जिम्स्की क्रिस्टल का एक छोटा सैंपल भी ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राज क्रिस्टल को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जिस रास्ते से वे बाहर आए थे वहां से लावा अंदर आने लगता है। रूबेला तुरंत ब्राज को चेतावनी देती है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं, जल्दी करो। ब्राज पूरी ताकत से क्रिस्टल काटने लगता है और आखिरी समय पर शिप के अंदर वापस आ जाता है। इसके बाद रूबेला फिर से शिप को कोर की तरफ बढ़ा देती है। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें 2 दिन बीत जाते हैं। अब वे अर्थ की आउटर लेयर पार करके कोर में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन तभी रूबेला को सामने फिर से एक काली चमकती हुई परत दिखाई देती है। जिम्स्की अंदाजा लगाता है, शायद ये डायमंड्स हैं। रूबेला बेहद सावधानी से शिप को उस डायमंड लेयर से निकालती है, लेकिन तभी एक नुकीला डायमंड शिप के लास्ट कंपार्टमेंट से टकरा जाता है और उसी टक्कर से शिप का न्यूक्लियर कंपार्टमेंट डैमेज हो जाता है। रूबेला तुरंत सबको बाहर निकलने का आदेश देती है। सभी लोग जल्दी जल्दी बाहर आने लगते हैं, लेकिन सर्ज लेविक न्यूक्लियर टाइमर डिवाइस को समेटने लगता है, क्योंकि उसके बिना न्यूक्लियर ब्लास्ट करना नामुमकिन था। दरवाजा बंद होने वाला था, लेकिन आखिरी सेकंड में लेविक टाइमर डिवाइस जोश को दे देता है और तभी दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। ब्राज दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भयानक प्रेशर की वजह से पूरा न्यूक्लियर कंपार्टमेंट सिकुड़ने लगता है। जोश अपने दोस्त लेविक को बचाना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और अगले ही पल पूरा न्यूक्लियर कंपार्टमेंट शिप से अलग हो जाता है। लेविक की मौत के बाद जोश गुस्से में रेबेका से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम चाहती तो लेविक को बचा सकती थी। रेबेका शांत आवाज में जवाब देती है, मैंने कोशिश की थी, लेकिन सिस्टम ने ऐसा नहीं होने दिया। तभी डॉक्टर ब्राज बीच में बोलता है, मुझे ये शिप सिर्फ 3 महीनों में बनाना पड़ा था। जल्दी की वजह से सिस्टम में कुछ कमियां रह गईं और इसी वजह से ये हादसा हुआ। ये सुनकर जोश थोड़ा शांत हो जाता है,
कुछ घंटे बाद वे लोग अर्थ कोर तक पहुंचने वाले थे। तभी जिम्स्की ब्राज से न्यूक्लियर पोर्ट तैयार करने को कहता है ताकि कोर को दोबारा चलाया जा सके। लेकिन जब ब्राज न्यूक्लियर ब्लास्ट को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि इससे कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही सभी टेंशन में आ जाते हैं। अगर कोर दोबारा शुरू नहीं हुआ तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तब जिम्स्की तुरंत मेजर थॉमस से कहता है, हमें प्लान बी शुरू करना होगा। मेजर भी हालात देखकर इसके लिए तैयार हो जाता है। शिप में बैठे क्रू मेंबर्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वे पूछते हैं, ये प्लान बी आखिर है क्या? थॉमस बताता है, प्लान बी एक ऐसा वेपन है जो पूरी धरती में बड़े बड़े भूकंप ला सकता है। इससे बहुत बड़ी तबाही मचेगी, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर जोश गुस्से में कहता है, अगर तुमने प्लान बी फायर किया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पूरे शहर मलबे में बदल जाएंगे और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे कोर दोबारा शुरू होगा। लेकिन थॉमस उसकी बात अनसुनी कर देता है। तब जोश फैसला करते हुए कहता है, हम वापस नहीं लौटेंगे, हम कोर तक जाएंगे और खुद न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे। ये सुनते ही जिम्स्की घबरा जाता है। अगर उन्होंने डेस्टिनी फायर कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन तभी ब्राज गुस्से में आकर जिम्स्की को पंच मार देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उधर बाहर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सूरज की रेडिएशन सीधे धरती तक पहुंचने लगी थी। एक झील का पानी उबलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े ब्रिज पर रेडिएशन गिरते ही वो पिघल कर टूट जाता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। टीवी न्यूज में बताया जाता है कि आधा फ्रांस तबाह हो चुका है। ये देखकर मेजर थॉमस डेस्टिनी वेपन को फायर करने का आदेश दे देता है। लेकिन तभी मिस्टर फ्रैंक सर्वर हैक करके डेस्टिनी सिस्टम बंद कर देता है, जिसकी वजह से प्लान बी रुक जाता है। इधर शिप में कुछ देर बाद जिम्स्की को होश आता है। वो देखता है कि ब्राज और जोश सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक ही जगह ब्लास्ट करने वाले हैं। जिम्स्की तुरंत उन्हें रोकते हुए कहता है, अगर सारे बॉम्ब्स एक साथ फटे तो असर बराबर तरीके से नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी नई थ्योरी बताता है, हमें सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक जगह नहीं बल्कि 5 अलग अलग जगह ब्लास्ट करना होगा, तभी कोर दोबारा घूमना शुरू करेगा। उधर ऊपर साइंटिस्ट और ऑफिसर्स फिर से डेस्टिनी वेपन चालू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्रैंक लगातार सिस्टम हैक करके उन्हें रोक रहा था। इसी बीच रूबेला आखिरकार शिप को अर्थ कोर तक पहुंचा देती है। अब सिर्फ एक आखिरी काम बचा था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सही जगह गिराना। लेकिन तभी उनके सामने एक नई और बेहद खतरनाक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सीधे कोर में गिराया जाता तो भयानक गर्मी और प्रेशर की वजह से वो ब्लास्ट होने से पहले ही खराब हो जाते। इसलिए टीम प्लान बनाती है कि बॉम्ब्स को पूरे पोर्ट के साथ गिराया जाए ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। तभी डॉक्टर ब्राज बताता है कि डायमंड लेयर से टकराने के बाद शिप के सिस्टम में खराबी आ चुकी है। अब कोई भी पोर्ट तब तक शिप से अलग नहीं होगा जब तक वो पूरी तरह डैमेज ना हो जाए। ये सुनकर जिम्स्की घबरा जाता है और कहता है, तो क्या हम इतने दूर सिर्फ मरने आए हैं? अगर बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं कर सकते तो यहाँ आने का क्या फायदा? तब ब्राज कहता है, हम सिस्टम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को शिप से बाहर जाना होगा। जोश तुरंत मना करते हुए कहता है, यह नामुमकिन है, बाहर का तापमान 9000 डिग्री से भी ज्यादा है। लेकिन ब्राज बताता है कि उनके सूट सिर्फ 5 मिनट तक ही इतनी गर्मी सह सकते हैं। जो भी बाहर जाएगा उसका जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद तीनों फैसला करते हैं कि गेम खेलकर तय किया जाएगा कि बाहर कौन जाएगा। लेकिन ब्राज जानबूझकर चीट करके खुद हार जाता है ताकि बाकी लोग बच सकें। वो सूट पहनकर शिप से बाहर निकल जाता है और तेजी से सिस्टम ठीक करने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में भयानक हीट की वजह से वो बेहोश होने लगता है। रेबेका मजबूरी में शिप का इमरजेंसी सिस्टम चालू कर देती है, जिसकी वजह से ब्राज की मौत हो जाती है। उसकी मौत से सभी टूट जाते हैं, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। खुद को संभालते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरकार रेबेका शिप को अर्थ कोर तक पहुंचा देती है। इसके बाद जोश और जिम्स्की एक एक करके 3 न्यूक्लियर पोर्ट्स को टाइमर सेट करके गिरा देते हैं। लेकिन जब वे चौथा पोर्ट छोड़ने वाले होते हैं तभी कोर से एक खतरनाक वेव निकलती है। रेबेका शिप को संभाल नहीं पाती और भारी बॉम्ब सीधे जिम्स्की के पैर पर गिर जाता है। दरवाजा भी बंद होने लगता है। जोश पूरी ताकत से बॉम्ब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जिम्स्की उसे जबरदस्ती वहां से भेज देता है और अगले ही पल पूरा पोर्ट जिम्स्की के साथ शिप से अलग हो जाता है। अब सिर्फ आखिरी पोर्ट बचा था, लेकिन समस्या यह थी कि वही शिप का पावर सप्लाई पोर्ट भी था। अगर उसे अलग किया जाता तो शिप पूरी तरह बंद हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद जोश अपनी और रेबेका की जान की परवाह किए बिना आखिरी पोर्ट भी अलग कर देता है और उसी पल शिप की पूरी पावर बंद हो जाती है। जोश रेबेका से कहता है, अब हम यहाँ फंस चुके हैं, बिना पावर के बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन रेबेका उसे हिम्मत देते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही फैसला लेती। कुछ देर बाद अचानक जोश को ब्राज की बात याद आती है। ब्राज ने कहा था कि उसका बनाया ऑक्टेनियम मेटल हीट और प्रेशर को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बना सकता है। जोश तुरंत ये बात रेबेका को बताता है
दोनों मिलकर शिप के वायर्स को ऑक्टेनियम मेटल से जोड़ देते हैं और तभी शिप की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। जोश कहता है, अब हमें सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट होने का इंतजार करना है। कुछ देर बाद वो पल भी आ जाता है। एक एक करके सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच हम जिम्स्की को देखते हैं, जो अपने आखिरी समय में सिगरेट पी रहा होता है और तभी उसका पोर्ट भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद आखिरी बॉम्ब भी फट जाता है। ब्लास्ट के प्रेशर से रेबेका का शिप तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब शिप में पावर वापस आ चुकी थी, जिसकी वजह से रेबेका उसकी दिशा कंट्रोल कर पा रही थी। दोनों तेजी से उसी रास्ते से वापस निकलने लगते हैं जिस रास्ते से वे कोर में आए थे। उधर बाहर जब साइंटिस्ट्स देखते हैं कि अर्थ कोर फिर से घूमने लगा है, तो सभी खुशी से झूम उठते हैं। पूरी दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। इसी दौरान उनकी टीम को शिप का सिग्नल भी मिल जाता है। करीब 4 घंटे बाद रेबेका शिप को समुद्र के अंदर तक ले आती है, लेकिन समुद्र में पहुंचते ही शिप को मिलने वाली हीट एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से शिप हजारों फीट नीचे समुद्र में फंस जाता है। उधर मिलिट्री भी सिग्नल ढूंढते हुए उस लोकेशन तक पहुंच जाती है, लेकिन अचानक सिग्नल बंद हो जाते हैं, जिससे उन्हें शिप की सही जगह नहीं मिल पाती। थक हार कर मिलिट्री वापस लौटने लगती है। तभी जोश बची हुई थोड़ी पावर से अल्ट्रासोनिक साउंड भेजता है, जिसे इंसान नहीं सुन सकते थे, लेकिन व्हेल उस साउंड की तरफ आकर्षित होने लगती है। कुछ ही देर में रडार पर दिखता है कि बहुत सारी व्हेल्स एक ही जगह इकट्ठा हो रही हैं। पहले मेजर इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन तभी फ्रैंक को याद आता है कि शिप से साउंड भेजा गया था। वो तुरंत ये बात मेजर को बताता है। इसके बाद मिलिट्री उसी जगह सर्च शुरू करती है और आखिरकार उन्हें रेबेका का शिप मिल जाता है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।